नमस्कार जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, पेशा एक्ट को लेकर झारखंड में जारी सियासी बवाल के बीच हमने इसके कई आयामों से आपको परिचित करवाया है। कई बुद्धिजीवियों की राय आपके सामने रखी है, वे ग्लैडस्टोन डुंगडुंग हो, विक्टर मल्टो हो, प्रेमचंद मुर्मू हो या दूसरे अन्य बुद्धिजीवी हो। लेकिन हाल के दिनों में मेरी नजर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी और उसमें रजनी मुर्मू, जो आदिवासी समाज के एक कार्यकर्ता हैं, गोड्डा कॉलेज की प्रोफेसर भी रही हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात कर दी। यह अब तक के पेशा कानून पर जो विमर्श चल रहा था, उस विमर्श में एक नया और मजबूत हस्तक्षेप था। तो चलते हैं रजनी मुर्मू जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं इस तमाम सियासी घमासान के बीच आखिर उन्होंने विमेन्स रिप्रेजेंटेशन और विमेन्स आरक्षण का सवाल क्यों खड़ा कर दिया। रजनी मुर्मू जी, अब तक तो यहाँ कई तरह के पेशा पी पेशा जेपीआरए की ही लड़ाई चल रही थी। आपने एक नया आयाम दिया है, आपने बात की है कि इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि पेशा कानून जिस अवधारणा की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है और आदिवासी समाज की जो सब शासन की प्रणाली रही है, उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तो कोई बात है नहीं। जो पुरुष होते हैं वही ग्राम प्रधान होते हैं, मानकी मुंडा प्रथा हो या दूसरी, तो महिलाएं प्रधान होती नहीं। तो क्या आप ये मांग रही हैं कि अब मानकी प्रणाली में महिलाओं को भी 30% आरक्षण दिया जाए? तब तो फिर जो आदिवासी समाज की अब तक की व्यवस्था रही है उसमें ही रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आदिवासी जो होते हैं ना, पूरे देश में पीड़ित है, एक तरह से शोषित है, वंचित है। और उस आदिवासी समाज में आधी जो आबादी होती है आदिवासी महिलाओं की, तो उनके साथ जो शोषण हो रहा है या उनके साथ जो गैर बराबरी हो रही है के बारे में आदिवासी आंदोलन जो बात नहीं करता है ना। शुरू आप देखिएगा, हर आंदोलन में महिलाएं रहती हैं। आप किसी भी विस्थापन आंदोलन हो गया या जमीन की लड़ाई का आंदोलन हो गया या बाहरियों के खिलाफ, जैसे हम लोग बोलते हैं दिक्कू के खिलाफ जब आदिवासी आंदोलन करते हैं, तो महिलाएं हमेशा रहती हैं आगे, हसुआ लेकर के, भाला लेकर के, तीर धनुष लेकर के, उनकी प्रमुख भागीदारी है। हाँ, भागीदारी रहती है। लेकिन आप आंदोलन जब खत्म हो जाते हैं, लोगों को अपना अपना जमीन मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। अभी जैसे देखिए, अभी हमारी अबुआ सरकार बनी है, तो हम लोग कहते हैं ना कि आदिवासी सरकार, ठीक है, आदिवासी सरकार है, अबुआ सरकार, अबुआ राज है। तो उस अबुआ राज में महिलाओं की क्या भागीदारी है? सरकार बनते ही ये पेशा एक्ट का मुद्दा आ गया। देखिए, पेशा एक्ट तो 1996 में ही पास हो गया था, लेकिन देखिए उतना दिन से ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जो मतलब हम लोग मानते हैं ना कि पेशा एक्ट जो है 1996 जो है वो आदिवासियों के अधिकारों का ज्यादा संरक्षण कर पाएगा, आदिवासियों को ज्यादा अधिकार दे पाएगा, है ना। तो जैसे ही पिछली बार जो हमारी अबुआ सरकार थी, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और लंबे समय के बाद, लगभग 17-18 साल के बाद अबुआ सरकार जो है यहाँ झारखंड में अपनी सरकार बहुमत से बना पाई। तो दोबारा से इस बार जब बहुमत से बना पाई मतलब सरकार, तो लोगों ने तुरंत ये डिमांड कर दिया। ये अच्छी बात है कि वो 1996 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है ना। हम आपकी बात से में दो बातें नजर आती है आपके स्टेटमेंट से। एक तो आप 1996 के पसधर नजर नहीं आती हैं। शुरू से ही आपका राष्ट्रंड रहा है कि 1996 का जो प्रावधान पेशा का है वह एक महिला विरोधी है। अब आपने एक नई बात की है, 30% आरक्षण की बात। तो 30% आरक्षण तो सरकार दे नहीं सकती, इसलिए कि जो ग्राम प्रधान है वो तो वंशानुगत है। और यदि सरकार यह कोशिश करती है तो आदिवासी समाज की जो अपनी व्यवस्था रही है उसमें हस्तक्षेप माना जाएगा, तब तक नया विवाद शुरू हो जाएगा ना। नहीं, विवाद तो शुरू होना चाहिए, ये अच्छी बात है और ये स्वस्थ विवाद है। और इस तरह का असहमति मतभेद महिलाओं की तरफ से अगर इस तरह की डिमांड आ रही है तो ये अच्छी बात है। और देखिए,
पूरा जो हम देख रहे हैं, जैसे कि हर आदिवासी चाहता ही है कि 1996 का पैसा एक्ट लागू हो। तो लागू हो, आप कह रहे हैं कि हमको अधिकार दीजिए, हमारा अधिकार छीना गया है। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है अपनी आदिवासी समाज की भी, जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, एक्टिविस्ट मानते हैं, जो कहते हैं कि हम मनुष्य के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप अपनी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कितनी कर रहे हैं। तो इसका तो एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि आदिवासी समाज की महिलाएं अब ईसाई समुदाय की उन महिलाओं की तरह अब खुला आसमान मांग रही हैं। ईसाई समुदाय की महिलाएं खुला आसमान, ऐसा तो नहीं है। ईसाई समुदाय की महिलाएं भी महिलाएं ही हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ फ्रीडम ज्यादा है, इक्वलिटी ज्यादा नजर आता है। नहीं, इक्वलिटी ऐसा कुछ नहीं है। ईसाई समुदाय में ज्यादा इक्वलिटी ऐसा रहने सहने में, घूमने फिरने में, फैशन में, दूसरी चीजों में उसका संबंध फ्रीडम से नहीं है, उसका संबंध है आर्थिक स्वावलंबन से, है ना। देखिए वो ईसाई हैं और उनको विदेशों से भी फंड मिलते हैं और उनको एक रास्ता मिला हुआ है पूंजीवादी, है ना, देशों से, ठीक है। तो वहां से उनको सपोर्ट सिस्टम मिला है, जिस वजह से वो ज्यादा शिक्षित, मतलब शिक्षित क्या कहेंगे, उनको ज्यादा रोजगार के अवसर मिले, बिजनेस करने के अवसर मिले और उनको एक तरह से डायरेक्शन मिलता है, नया जीवन शैली उनको मिला। तो वहां पर वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा ईसाई फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं वहां पे बहुत संकुचित दिमाग की है, जैसे जितना वो घूम फिर ले, जितना, ऐसा नहीं है कि अमीर हो गए हैं तो आप ज्यादा स्वतंत्र हो गए, ऐसा बात नहीं है। ये एक हमारी गलतफहमी है। स्वतंत्रता का अमीरी और गरीबी के साथ संबंध नहीं है। तो इसका क्या यह माना जाए कि अभी तक जिस रूप में ग्लैडस्टोन डुंगडुंग मुख्य रूप से एक रणनीतिकार के रूप में सामने आए हैं, पेशा 1996 की वकालत कर रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ग्लैडस्टोन डुंगडुंग जिस पेशा अधिनियम की बात कर रहे हैं वह महिलाओं के साथ अन्याय होगा या उनके लिए नरक का रास्ता होगा? क्या मानती हैं आप? देखिए, वो जिस मान्यता को लेकर चलते हैं या उनकी जो आस्था है जहाँ पर है ना, वहाँ पर औरतों को के लिए यही नियम है कि औरतें, उनकी किताबों में, उनके बाइबिल में ये लिखा हुआ है कि औरतों को पुरुषों से दब करके रहना चाहिए और उनके अंडर में रहना चाहिए। तो जो लोग भी बाइबिल पढ़े हैं सभी लोग जानते हैं कि उन बाइबिल में यही लिखा हुआ है औरतों के लिए। तो ईसाई धर्म ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोग्रेसिव धर्म है या बहुत अच्छा है, ऐसा मैं कुछ उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं ये कर रहा था कि ग्लैडस्टोन डुंगडुंग जिस पेशा पर मैं वहीं पे जा रही हूँ कि ग्लैडस्टोन डुंगडुंग का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण किया है, क्या सीखा है उन्होंने। तो जहाँ से वो सीख के आए हैं वहाँ उन्होंने यही सीखा कि औरतों को पुरुषों से कमतर ही रहना है ना। तो आप उनका देखिए पूरा व्यक्तित्व देखिएगा, उनका पूरा व्यवहार देखिएगा, आदिवासी महिलाओं को लेकर के उनका स्टेटमेंट देखिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि वो हमेशा ही महिलाओं के प्रति दुर्भावना से ग्रसित रहते हैं, महिलाओं के खिलाफ गलत स्टेटमेंट देते हैं, उनके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं और उनके साथ अपना जब धर्म, उनको अपना धर्म मानने की बात आएगी तो कहेंगे कि संविधान हमको अधिकार देता है। उनके अपने धर्म, ईसाई धर्म ग्रहण करने को लेकर के कोई जब उन पे अटैक करता है तो वो कहेंगे कि हमको तो संविधान अधिकार देता है धर्म चुनने का। लेकिन एक औरत अगर अपना जीवन साथी चुनती है, संविधान के अधिकार का उपयोग करती है, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग को रूढ़ि व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। तो महिलाओं को लेकर के उनकी दोहरी मानसिकता रही है हमेशा से। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से महिलाओं को, तो जिस पेशा फॉर्मेट की वो बात कर रहे हैं तो वो तो आपको स्वीकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा गया है। एक चीज और बताइए, जो भी कहा गया है ना, जो भी रूढ़ि व्यवस्था कहा गया है, उसमें तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अन्याय होता ही है। रूढ़ि इसमें मैं व्यवस्था। चर्चा करूंगा। मेरा सवाल ये है कि आदि ग्लैडस्टोन डुंगडुंग और दूसरे लोग जो जिस पेशा कानून की बात कर रहे हैं वो इतना ही महिला विरोधी है, तो फिर उन्हें इतना सम्मान और स्नेह क्यों मिल रहा है आदिवासी समुदाय का? देखिए, आदिवासी समुदाय हम किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? आदिवासी समुदाय का समुदाय हम लोग कहते जरूर है, समुदाय मतलब सारे लोग, सभी लोग एकजुट। तो समुदाय में वास्तव में सारे लोग नहीं है, उसमें सिर्फ पुरुष है। उसका जो भी समर्थन करता हुआ आपको दिख रहा है उसमें सारे पुरुष ही हैं और वो ऐसी महिलाएं हैं जो उस पुरुषवाद या पितृसत्ता का समर्थन करती हैं। वैसे ही कुछ एक दुक्का महिलाएं, अधिकतर महिलाएं तो आपका कम्युनिटी, अभी आपका संगठन, अभी जैसे आपने कहा कि वहाँ पे वो चर्चा को लेकर के बुलाए हैं, तो आप देख लीजिए कि उस बैठक में कितनी महिलाएं होंगी।
वैसे कितनी महिलाएं होंगी जिनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है। आपको उनके साथ जो भी लोग दिखेंगे वो गुलाम टाइप की देखिए, जो उनके अनुसार अनुयायी टाइप। कहने का मतलब पेशा कानून पर जो विमर्श चल रहा है खासकर राजधानी रांची में, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। नगण्य नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा। आप ही तो अच्छा, एक चीज बताइए, आदिवासी समाज की जो स्वशासन की प्रणाली है उसमें मुख्य खामी क्या मानते हैं? उसमें सबसे बड़ा खामी यही है कि वो कहते हैं कि और तुम लोग दूर बैठो, है ना, यहाँ पे तुम लोग को पंचायती नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। और महिलाओं को पनिशमेंट देना, डायन के नाम पर उनको सजा देना, मैला पिलाना, उसका बहिष्कार करना, है ना, और जो सिंगल औरतें होती है उनको जमीन से बेदखल करना, घर से अधिकारों से वंचित कर देना, जिस वजह से बहुत सारी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, सिंगल वुमेन है, वो बाहर जाकर के रेजा कुली का काम कर रही हैं, वहाँ प्रताड़ित हो रही हैं, शोषित हो रही हैं, उनको घर में जगह ही नहीं मिलता है ना। तो ये जो स्थिति है सिर्फ संथाली समाज की महिलाओं के साथ है या मुंडा सभी झारखंड की टोटल 32 जनजातियों, सभी जनजातियों में यही समस्या है। आप देख लीजिए ना, महानगरों में आपकी अधिकतर जो औरतें हैं वो आदिवासी औरतें ही मिलेंगी, और वो भी छोड़ी हुई औरतें आपको अधिकतर मिलेंगी, जिनको पति ने छोड़ दिया है, या जिनको जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो बांझ हो गई है, या जिन हम लोग कहते हैं आदिवासी समाज में कि आदिवासी समाज में भ्रूण हत्या नहीं होती है, ठीक है। हमारे समाज में नहीं होती है भ्रूण हत्या। हमारे समाज में लड़कियों को पैदा किया जाता है और उनको काम करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, और उनकी कमाई पर बाप और भाई पलते पोसते हैं। हाँ, यही है। अच्छा, एक महिला के रूप में, क्योंकि आप भी संथाली समुदाय से ही आती हैं ना, क्या आपको कभी शारीरिक और मानसिक यातना झेलनी पड़ी? बिल्कुल, आप मेरी जो स्थिति अगर आप कह रहे हैं, अभी मैं नौकरी से बाहर हूँ, है ना, तो ये समाज ने मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया। दूसरा, परिवार में भी मैं हिंसा का शिकार हूँ, मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हूँ। लंबे समय तक मैंने घरेलू हिंसा झेला है, तो निश्चित रूप से मैं इस चीज को और ज्यादा गहराई से समझती हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि रजनी मुर्मू अब सियासत की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं, तो क्या यह माना जाए कि अब वो टिकट की दावेदार होंगी आगे वाले विधानसभा में, और यदि उन्हें टिकट जेएमएम की ओर से ऑफर किया जाता है तो उनका पसंदीदा विधानसभा कौन होगा? देखिए, वो तो दूर की बात हो गई। मैं राजनीति की बात आपने कही कि महिलाओं की राजनीति में आना क्यों ज़रूरी है। मुझे लगता है कि राजनीति में आने का मतलब चुनाव लड़ना, विधायक या सांसद या राज्यसभा सदस्य बनना नहीं होना चाहिए। हर कोई तो नहीं बन पाएगा ना, यहाँ पे 81 सीट ही है अगर विधानसभा, तो इसमें सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। यहाँ पे तो लाखों महिलाएं हैं, ठीक है। मेरा यही कहना है सभी महिलाओं से कि उनको राजनीति में भागीदारी अपनी बढ़ानी चाहिए। राजनीति हम लोगों को एक पावर देता है, शक्ति देता है। अगर आप शोषित हैं, वंचित हो महसूस कर रही हैं, समाज आपका शोषण कर रहा है, आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो आपको जरूर राजनीति में आना चाहिए। मैं अपने बारे में अगर कहूँ कि जिस तरह से मेरे साथ सोसाइटी ने मुझे सप्रेस करने की कोशिश की, बहिष्कार करने की कोशिश की, तो अगर मैं राजनीति में नहीं आती आज, तो शायद बहुत मुश्किल होता मेरे लिए सरवाइव करना। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे भी राजनीति करना चाहिए, भले आप जीरो से शुरू करो। मैंने जीरो से शुरू किया। मेरा कोई पति प्रेमी या पिता नहीं है मेरा राजनीति में, मैं यहाँ जीरो से शुरुआत कर रही हूँ अपना। तो महिलाओं का तो क्या जेएमएम टिकट देती है तो इस पर आप विचार करेंगी? नहीं, टिकट तो संजोग की बात है। एक चीज बताइए, सीएम हेमंत के रूप में, क्योंकि जेएमएम को लीड कर रहे हैं, जेएमएम से आप जुड़ी हुई हैं, आप कितना आश्वस्त नजर आते हैं उनके चेहरे पे? क्या आने वाले एक दशक तक झारखंड की जो सियासत है सीएम हेमंत के चेहरे के इर्द गिर्द ही खड़ी नजर आए? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं हर व्यक्ति को, है ना, चाहे वो औरत हो या पुरुष, मैं देखती हूँ कि उस महिला का या उस पुरुष का औरतों के प्रति क्या नजरिया है, वंचित औरतों के प्रति उनका क्या नजरिया है। हाँ, तो हेमंत जी को भी मैं उसी नजरिए से अवलोकन कर रही हूँ कि इधर हाल के दिनों में महिलाओं के प्रति उनकी बहुत पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इधर के दिनों में भ्रूण हत्या को लेकर के भी काफी बातें कही। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी उन्होंने बहुत गंभीर बात कही। वो कह रहे थे
कि अगर हम महिलाओं को 2500 रुपया अभी दे रहे हैं तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक तरह से महिलाओं का संगठन बना है जहाँ पे वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस से भी अपने आप को बचा रही है और पैसे भी बचा करके वो लोन ले रही है, अपना छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर रही है। पुरुषों पर, घर वालों पर उनकी जो आर्थिक निर्भरता है वो कम हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि पहले महिलाएं 10 रुपया ग्रुप में जमा करती थी सप्ताह में, अब वो चाहेंगी तो 500 रुपया, 1000 रुपया जमा कर सकती है। तो ज्यादा मात्रा में वो पैसे जमा करेंगे तो जहाँ उनको 50,000 लोन मिलता था, 5 लाख तक भी मिल सकता है, 10 लाख तक भी मिल सकता है। तो वो एक आर्थिक जो संरचना है उसमें महिलाओं की, आधी आबादी की वो भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के दम पर और महिलाओं को साथ लेकर के वो लंबे समय तक राजनीति में या सत्ता में बने रहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, इन दोनों में आप अपने को किसके ज्यादा नजदीक पाती हैं? देखिए शुरू से ना हम लोग हेमंत जी को जान रहे थे, ठीक है, तो बचपन जान रहे थे। तो मेरा थोड़ा सा ही मुझे लगता है कि मैं हेमंत जी से ज्यादा कनेक्ट, और क्योंकि उनसे ही मेरी ज्यादा मुलाकात हुई, कल्पना जी से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, होगी तो शायद उनके साथ एक कनेक्शन होगा। हाँ। एक और जो बात देखने को मिली है हालिया दिनों में, जयराम महतो जो झारखंड में एक उभरता हुआ सितारा के रूप में सामने आए हैं, उन्होंने पेशा कानून का समर्थन किया है। हालांकि उनका जो समर्थन है उसमें कई इफ एंड व्हाट है, वो शायद महतो समुदाय को भी उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हालत में यह फिर देखा जाए तो रघुवर दास भी समर्थन कर चुके हैं पेशा कानून का। तो कहने का मतलब है कि झारखंड में विरोध चाहे जितना आदिवासी समुदाय के बीच से होता नजर आए, लेकिन यदि हम राजनीति के फलक पर देखते हैं तो करीबन करीबन सारी पार्टियां पेशा कानून के समर्थन में है। तो और हेमंत सोरेन के पास इतना बड़ा बहुमत है कि छोटे मोटे विरोध का कोई बहुत बड़ा बात होती नजर नहीं आती है कि उससे बहुत बड़ा दिक्कत होगी। तो क्या नहीं लगता कि पेशा कानून तब एक सच्चाई है, और इस सच्चाई में आपकी जो मांग है 30% आरक्षण का महिलाओं के लिए, ये थोड़ा दब नहीं जाएगा? बिल्कुल दब जाएगा, लेकिन हम बोलना तो नहीं छोड़ेंगे ना, हम तो बोलते ही रहेंगे। देखिए सुनिए, महिलाएं तो दबी हुई है, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, तो हम तो चाहेंगे कि अपना पंख फैलाएं, हाथ फैलाएं, डिमांड करें हमारा। देखिए अब आप एक चीज देख लीजिए, झारखंड में महिलाओं के मुद्दे पर कितनी महिलाएं बात करती हैं, है ना, या डिमांड करती हैं। तो हम लोगों का जो औरतों का जो संघर्ष है ना वो बहुत ही लंबा है, हम लोग को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन महिलाएं तो संघर्ष कर रही है ना, डायन हत्या से देखिए अभी भी औरतें पीड़ित हो रही हैं, उसके लिए आंदोलन कर रही है महिलाएं। यहाँ पे झारखंड में छुटकी देवी है जो महिला डायन से पीड़ित महिलाओं के लिए काम कर रही है। और थोड़ा बहुत हमारी आवाज है, हम जैसे लोग बोल रहे हैं, जो भी आप जैसे लोग हम लोगों को मौका देते हैं बोलने का। बाकी बड़े प्लेटफॉर्म तो हम लोगों को मौका मिलता नहीं है, लेकिन हमारी जितनी क्षमता है, जितनी औकात है, हम उतना करेंगे। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग पेशा कानून का मुखालफत कर रहे हैं उसके मौजूदा फॉर्मेट का, वे तो मुखर हैं, शैली कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बात को सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपकी जो ये बात है 30% आरक्षण का, उस संदर्भ में हम देखने की कोशिश करें तो आप तो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर सीमित हैं, जबकि देखा जाए कि झारखंड में यदि विमेन्स एक्टिविस्ट की बात किया जाए और ट्राइबल एक्टिविस्ट की बात की जाए तो एक लंबी कतार है। पालोका कुजूर से लेकर के दयामनी पाड़ला से लेकर के एक लंबी जमात महिलाओं की आवाज बुलंद करने वालों की यहाँ कमी नहीं है। तो क्यों नहीं आप इन तमाम जो महिला एक्टिविस्ट हैं उनको एक छत्र के नीचे लाते हैं और सरकार से एक पुरजोर मांग करते हैं कि भाई इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी हो? ये आपने बड़ा अच्छा सलाह दिया और इस पर गौर करेंगे। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है कि लोग महिलाएं भी, मैंने महिलाओं के भी बारे में कहा कि अधिकतर महिलाएं मेरे जैसा नहीं सोच पाती हैं। वो भी मेन स्ट्रीम एक्टिविज्म जो है, आदिवासी एक्टिविज्म जो पुरुषों के द्वारा संचालित है, उसी के अनुसार चलती हैं, चाहे वो दयामनी बारला हो। वो भी कभी भी महिलाओं के मुद्दे पर मैंने उनको बोलते हुए नहीं देखा। वो जल जंगल उसी पे बात करती है। वो महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रहा है, शोषण हो रहा है, डायन प्रताड़ना हो रहा है, या उनके साथ कुछ भी अब्यूज हो रहा है, वो उस पर नहीं डिस्कस करती है। मैं बहुत क्लियर बात बोल रही हूँ, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब मुद्दे पे। लास्ट और अंतिम सवाल, फिर से वही सवाल, गलेक्सन डोंगडो जिस पेशा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्या महिलाओं के लिए वह हितकारी होगा? क्या महिलाओं के लिए वह एक
नरक का दरवाजा खुलेगा। देखिए डुंगडुंग ने तो बहुत नुकसान किया है महिलाओं का व्यक्तिगत रूप से, या उनका जो पूरा कुनबा है। देखिए डुंगडुंग जी बोलते हैं ना कि हम तो बड़े प्यार से बात करते हैं, बहुत संवैधानिक तरीके से लिखते हैं, सही बात है। लेकिन वो आग लगा देते हैं, नाम ले लेते हैं औरतों का, ठीक है? नाम ले लेके गलतियाँ बता देते हैं और इसके बाद उनके जो चेला-चपाटे हैं, चमचे, वो लोग महिलाओं के साथ जितना अब्यूज़ करना होता है, वो कर देते हैं। तो ये उनका है, उनसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार से ज़रूर आपने जो सलाह दिया, हम सरकार से लिखित डिमांड करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रजनी मुर्मू जी, जिनका साफ मानना है कि जिस भी फॉर्मेट की चर्चा अभी हो रही है झारखंड में पेशा कानून को लेकर, उसमें कहीं भी महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की सहभागिता को लेकर कोई विमर्श होता नहीं नजर आता। और यदि पेशा कानून 1996 को क्रियान्वित किया जाता है तो झारखंड में और खासकर आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं उनकी आवाज दब जाएगी। इसलिए सरकार पेशा कानून लागू करने के पहले महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन पर भी गंभीरता से विचार करे।